Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing great. So, Happy New Year, first of all, to all of you. And मैं आशा करती हूँ कि ये साल बहुत ही खुशियों से भरा हो and it brings a lot of success and prosperity in your lives. So, with that in mind, EduTap लेकर आया है कुछ डिस्काउंट ऑफर्स जो कि इस जर्नी में आपकी मदद कर सकते हैं. अगर आप जैप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो कोर्सेज पर आपको 80% तक का फ्लैट डिस्काउंट जो है वो मिल सकता है अगर आप कोड न्यू ईयर 80 कोड का इस्तेमाल करते हो और ये जो है इट इज़ वैलिड अप टू 3rd of January ओनली. सो चूज वाइसली. So let's get started with our session today, that is Jab on the Go lecture 19th. So on the go ये सीरीज हम लेकर आए हैं so that चलते फिरते जब भी आपके पास टाइम है आप ये देखो और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी जो है वो कर सको. साथ ही साथ आप प्रैक्टिस जो है हम करते चलेंगे हर एक सेशन में. तो हमने पहले बात करी थी ग्लोबलाइजेशन की. इससे पहले वाले सेशन में हमने समझा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है कंट्रीज के ग्रोथ के लिए, बट एट द सेम टाइम उसके कुछ कॉन्स भी हैं. तो प्रोज एंड कॉन्स हमने समझे, कॉन्सेप्ट को समझा, कैसे ग्लोबलाइजेशन इंडिया में एंटर हुई वो हमने समझा. आज हम एक कदम और आगे जाएंगे एंड वी विल टॉक अबाउट फेयर ग्लोबलाइजेशन एंड डी ग्लोबलाइजेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. लेट मी टेल यू दैट. हर बार इसमें से एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, लास्ट अटेम्प्ट में भी आया है, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करी है हमने आपके लिए जिसमें कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज जो है वो मिल जाएंगे, जो कि एक स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपकी. तो इस डॉक्यूमेंट का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू डेफिनेटली चेक इट आउट. सो फेयर ग्लोबलाइजेशन होती क्या है? ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है फेयर है ना, समथिंग दैट इज फेयर फॉर ऑल. तो मुझे एक बात बताओ, ग्लोबलाइजेशन तो हमें पता चल गया कि इट इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ना, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है कि कंट्रीज आपसी सहमति से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करती हैं, ट्रेड करती हैं और फ्री फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स एंड कैपिटल होता है. ठीक है, ये हमने डेफिनेशन में लास्ट टाइम समझा. मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक कंट्री हूँ ए, ठीक है, और मेरे सामने वाली कंट्री है बी, मैं ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज के नाम पर, ठीक है, मैं बोलूँ कि ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज है, फ्री फ्लो होना चाहिए ना, ग्लोबलाइजेशन हम दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो आप मुझे अपना ह्यूमन रिसोर्स दो, मैं नौकरी दूंगी उनको रोजगार दूंगी. आपकी कंट्री इतनी डेवलप्ड नहीं है, मेरी कंट्री डेवलप्ड है, तो मेरी कंट्री में भेज दो. आपने भेज दिया, ठीक है, बट वहां पर जाकर मैं स्लेवरी का काम करा रही हूँ. ठीक है, आई एम मेकिंग द अदर पीपल लिव बियॉन्ड सर्टेन लिविंग कंडीशंस, है ना, बियॉन्ड नहीं मतलब बिलो सर्टेन लिविंग कंडीशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से भी बिलो, है ना. तो इस तरह की अगर मैं चीजें कर रही हूँ तो ये ग्लोबलाइजेशन है क्योंकि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो हुआ है, फ्लो ऑफ ह्यूमन रिसोर्स तो हुआ है, लेकिन क्या ये फेयर है? बिल्कुल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ह्यूमन राइट्स इसमें वायलेट हुए, है ना. जो एक सोशल डेवलपमेंट के लिए ह्यूमंस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जाना चाहिए ग्लोबलाइजेशन से, वो तो हुआ ही नहीं. तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन होती है, लेकिन इट इज ऑलवेज गुड टू हैव फेयर ग्लोबलाइजेशन, जहां पर जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है, जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व है ना, या जो भी और पार्टीज इन्वॉल्व है, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए. सो की पिलर्स ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है? देयर शुड बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि इस केस में भी होती है, लेकिन देयर शुड बी सोशल डेवलपमेंट एज वेल. ठीक है, तो सोशल नॉर्म्स जो है वो भी फॉलो होने चाहिए, ह्यूमंस का जो इंटरेस्ट है वो भी कंसिडर करना चाहिए. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये नहीं होना चाहिए कि ट्रेड के नाम पर आप अपना वेस्ट किसी और कंट्री में भेज रहे हो और वहां पर वो डिस्पोज ऑफ हो रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए. एंड ट्रस्ट मी, देयर आर अ फ्यू कंट्रीज जो कि ये फॉलो करती हैं. ठीक है, अपना मटेरियल जो वो रिसाइकल नहीं कर सकते एंड ऑल, वो वेस्ट एक्सपोर्ट करा देते हैं टू अदर कंट्रीज एंड वो दूसरी कंट्रीज डंपस्टर्स का काम करती हैं, राइट. सो दैट शुड नॉट हैपन. सो इन्वायरमेंट शुड बी प्रोटेक्टेड, हर एक दोनों कंट्रीज का जिनमें भी ग्लोबलाइजेशन हो रही है. सोशल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, ये सब कुछ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब कुछ कंसिडर करके चलना है, सिर्फ तभी उसे फेयर ग्लोबलाइजेशन बोला जाएगा. सो थ्योरेटिकली अगर बात करें तो फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि एवरीवन शुड बेनिफिट इक्वली फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन. ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व, ऑल द कंट्रीज इन्वॉल्व, दे शुड बी बेनिफिटेड इक्वली. Governments must ensure that all citizens, especially workers, are protected and receive their rights and benefits. ठीक है जी.
तो ग्लोबलाइजेशन में जनरली क्या होता है, कंपनीज खुलती हैं कहीं कहीं जाके, है ना? तो वर्कर्स का मतलब क्या है, सिर्फ लेबर क्लास ही नहीं, मतलब वर्कर्स, ऑल काइंड्स ऑफ वर्कर्स, ह्यूमंस, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स का स्पेशल ध्यान रखा जाए। ठीक है। सो इसके लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत है ताकि ग्लोबलाइजेशन हमेशा फेयर रहे। तो डायलॉग एंड कॉपरेशन होना चाहिए अमंग कंट्रीज, जो दो कंट्रीज किसी ट्रेड में आ रही हैं उनके बीच में क्लैरिटी होनी चाहिए हर एक चीज की। ठीक है, कि अगर ह्यूमन रिसोर्स आप बुला रहे हो तो उनसे क्या क्या काम कराओगे, है ना? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका क्या रहेगा, कितनी मिनिमम वेजेस है जो आप इंश्योर करके दे रहे हो, एंड ऑल दैट। फेयरनेस, इंक्लूजन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी जो हम फॉलो करते हैं यहाँ पर, पीपल्स गवर्नमेंट, है ना? तो उस तरीके की गवर्नेंस होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए। ये नहीं कि आप कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बेसिस पर एक्सक्लूड करके चल रहे हो, है ना? इट शुड अप्लाई टू ऑल। सपोर्ट इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट टुगेदर। इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सेस टू ऑल कंट्रीज। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए। अब ये एक्सेस टू ऑल कंट्रीज इज सब्जेक्टिव टू द पॉलिटिकल टाइज बिटवीन द कंट्रीज। रिस्पेक्ट ईच कंट्रीज यूनिक स्ट्रेंथ्स एंड नीड्स। ठीक है, अलग अलग जो सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कल्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी इज्जत करनी है हमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में एक चीज़ अगर फॉलो हो रही है और दूसरी कंट्री का कोई इंसान यहाँ के काम कर रहा है तो हम उस चीज़ में या उसके पहरावे को देखकर जज करें और कुछ, है ना? तो मतलब वी शुड बेसिकली रिस्पेक्ट हर एक कंट्री का कल्चरल नॉर्म्स भी। फोकस ऑन द नीड्स एंड राइट्स ऑफ पीपल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीड्स एंड राइट्स पे तो हमेशा ही ध्यान रखना है। तो ये एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि सारा क्राइटेरिया इंश्योर करे, तब जाकर एक फेयर पॉलिसी जो है वो बनेगी फॉर ग्लोबलाइजेशन। अब फेयर ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया। डी ग्लोबलाइजेशन क्या है या प्रोटेक्शनिज्म क्या है? अब डी ग्लोबलाइजेशन जब भी आता है, डी ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबलाइजेशन का उल्टा। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जब बहुत ज्यादा कर रहे हो, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। जब रोक रहे हो ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज, जब फ्री फ्लो को आप रोक रहे हो, दैट इज कॉल्ड डी ग्लोबलाइजेशन। जनरली इसे करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में प्रोटेक्शनिज्म हो। तो ये दोनों एक तरीके से सिनोनिम्स की तरह यूज करे जा सकते हैं, डी ग्लोबलाइजेशन एंड प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? जब इन कंट्री जो है अपनी इंटरनेशनल ट्रेड को लिमिट कर देते हैं ताकि वो अपनी खुद की इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सके। मैं चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स करा रही थी अपनी कंट्री में। ठीक है, आई एम इंडिया एंड मैं बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करा रही हूँ। मैंने लेकिन ये नोटिस किया कि भाई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हो गए, लाइट्स हो गई दिवाली पे जो यूज होती हैं, वहां से कहानी स्टार्ट हुई। बट अब हर एक इलेक्ट्रो, सोलर पैनल्स, एवरीथिंग इज बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना एट अ वेरी लो रेट। तो अब क्या हो रहा है, इंडिया में जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बहुत भारी लॉस देखना पड़ रहा है, बिकॉज उनका सामान कोई कंज्यूम करता ही नहीं है, बिकॉज वो यहाँ पे बना रहे हैं, मे बी उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जो चीज़ 100 रुपए की वो बेच रहे हैं, चाइना वाले इम्पोर्ट करवा रहे हैं 40 में, और सारे लोग यही खरीद रहे हैं। तो इनको बहुत भारी नुकसान हो रहा है, शट डाउन हो रहे हैं लोकल बिजनेसेस। ये देखते हुए अब मैं क्या करूंगी? अब मैं प्रोटेक्शनिज्म लगा सकती हूँ कि ठीक है भाई चाइना, आपको अब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अब आप बहुत ज्यादा इंपोर्ट जो है वो नहीं कर सकते मेरी कंट्री में। ठीक है, सो दिस इज द टाइप ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, फ्री फ्लो को रोक देना तीन तरीके से ही हो सकता है। टैरिफ लगा के, यानी कि इंपोर्टेड गुड्स जो है उन पे टैक्स लगा दिया, 40 रुपए का है उस पर 30 रुपए या लेट्स से 40 रुपीज टैक्स लगा दिया, अब ये 80 का हो गया। ठीक है, तो वैसे तो इतना हाई लगा नहीं सकते, बट चलो स्टिल, है ना, जस्ट फॉर हाइपोथेटिकल एग्जांपल 40 40, सो 80 का हमारे पास अब गुड आ गया। अब हाँ, लोकल मैन्युफैक्चरर्स कितने में कर रहे हैं? 90 to 100 में कर रहे हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं कंपेयर कर सकते हैं, 10 रुपए इज नॉट दैट मच, है ना? तो टैरिफ लगाकर प्राइस बढ़ा दिया। इंपोर्ट कोटास, लिमिट ऑन द नंबर ऑफ इंपोर्ट्स, 10,000 चाइनीज गुड्स ही आ सकते हैं। जो दिवाली पे लाइट्स आती हैं वो सिर्फ 10,000 ही आ सकती हैं, उससे ज्यादा आ ही नहीं सकती। क्या करा मैंने? क्वांटिटी पर एक टारगेट दे दिया। ठीक है, एक लिमिट दे दी, दैट इज इंपोर्ट कोटा। नॉन टैरिफ बैरियर्स, अदर रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस टू ब्लॉक फॉरेन गुड्स। ठीक है, कोई पॉलिटिकल पॉलिसी मैंने अपनी ऐसी बना ली, या कोई रूल ऐसा बना लिया मैंने कस्टम्स का कि भाई आ ही नहीं सकता, रिस्ट्रिक्ट हो गया फ्लो। राइट, सो ऑल दीज कैन बी यूज्ड, ये जो तीनों चीजें हैं दे कैन बी यूज्ड एज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, और ये तीनों आपने याद रखना है, टैरिफ्स, इंपोर्ट कोटास एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, जिसमें हम डायरेक्टली रेट नहीं लगा रहे, ड्यूटी इंपोज नहीं कर रहे, लेकिन और किसी पॉलिटिकल तरीके से फ्लो को रोक रहे हैं। क्या इफेक्ट है प्रोटेक्शनिज्म का? क्या ये हमेशा अच्छा है? नहीं, ये भी मिला जुला रिजल्ट देता है।
अच्छी चीज़ें भी हैं इसमें, लेकिन 1-2 बुरी भी हैं। तो लोकल जॉब्स बचती हैं इससे, है ना? क्योंकि अब हम घर में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लेकिन जो बाहरी ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से बाहरी कंपनी अगर कोई आके हमारे पास काम कर रही है, या एक इम्पोर्ट के प्रोसेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं, दे विल लूज देयर जॉब्स, राइट? बट लोकली मैन्युफैक्चर जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे विल गेन आउट ऑफ इट। हायर प्राइसेस प्राइसेस जो हैं वो हाई हो जाएंगे। क्यों? देखो, दो रीजंस की वजह से। एक तो पहले ही 100 रुपए का वो प्रोडक्ट बिक रहा है जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स दे रहे हैं, तो अब कस्टमर्स के पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं रहेंगी, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो कम हो जाएगी। तो जो अब मार्केट में अवेलेबल है वही यूज़ करना पड़ेगा, और उसका प्राइस हाई है। सेकंड, कंपटीशन नहीं रहेगा। ठीक है? पहले तो हो सकता है कि इनोवेटिव कोई टेक्निक निकाल के, जब चाइनीज़ गुड्स 40 के बिक रहे हैं, तो हो सकता है ये भी कोशिश करें कि यार हम 80 तक तो आएँ, है ना? लेकिन जब कंपटीशन ही नहीं रहेगा, तो दे विल नॉट पुट डाउन देयर प्राइसेस। कंपटीशन कम हो गया, इनोवेशन का स्कोप भी कम हो जाएगा, कि पता है मार्केट में कोई compete करने के लिए है ही नहीं, तो हम क्यों ही नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, हम क्यों ही नई इनोवेशंस करें, राइट? तो इसके मिले जुले इम्पैक्ट जो है वो रहते हैं। बहुत हार्श प्रोटेक्शनिज्म हम तब यूज करते हैं जब हमें लगे कि नई कंट्री बिल्कुल ही डाउनफॉल पे जा रही है, या फिर जिस कंट्री पर हम ज्यादा रिलाई कर रहे हैं उसके साथ पॉलिटिकल इक्वेशंस बिगड़ रही हैं। ये रियल लाइफ सिनेरियोस की बात है। ठीक है? अदरवाइज ये जो है चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो चलिए फटाफट से अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन? फेयर ग्लोबलाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छा, इन क्वेश्चंस में ना आप पॉज कर देना और एक बार खुद से आंसर करने की कोशिश करो, और फिर देखना कि आप सही कर पा रहे हो कि नहीं। सो फर्स्ट इज, एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड इक्वली अमंग नेशंस एंड पीपल। बिल्कुल सही बात है, फेयर तरीके से होनी चाहिए, है ना? और एडवांटेजेस जो है सब इक्वली शेयर करें, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन। गवर्नमेंट्स मेजर्स मस्ट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन्स। ये भी बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट को हर एक सिटीजन के इंटरेस्ट को बचाकर चलना है। फेयर, इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिकली गवर्नड एक्टिविटीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये भी बिल्कुल ठीक है कि इंक्लूसिव होनी चाहिए, कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए, फेयर होनी चाहिए और डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। तानाशाही वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। इंक्लूजन ऑफ साउंड इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू प्रमोट अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्राइज। ठीक है? तो साउंड इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, फाइनेंशियली, मॉरली एंड इन ऑल अदर वेज। तो ये चारों ही बिल्कुल सही लग रही है फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन? डी ग्लोबलाइजेशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है इसमें से? रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी अमंग नेशंस, इंक्रीजिंग द इंटीग्रेशन अमंग नेशंस, इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिज्म। क्या होगा? देखो, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी तो बिल्कुल ठीक है ना? कि अब आप चाह रहे हो कि अब आप चाइना पे या और कंट्रीज पे ज्यादा रिलाय ना करो, थोड़ा डिपेंडेंसी कम करो, घर में ही प्रोड्यूस करो, सेल्फ सफिशिएंट बनो। सेकंड, इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन। इंक्रीजिंग करेंगे तो ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा ना, तो डी ग्लोबलाइजेशन कैसे होगा? तो ये सही नहीं है। इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिज्म, ये कर सकते हो सकता है टैरिफ बढ़ा दो, नॉन टैरिफ बैरियर्स बढ़ा दो, कोटा सिस्टम बढ़ा दो, राइट? सो कोटाज इम्पोज कर दो, नॉट बढ़ा दो बट कोटाज इम्पोज कर दो। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन सी, 1 and 3। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटेक्शनिज्म मेजर? क्या क्या है? टैरिफ है, बिल्कुल है। कोटा है। नॉन टैरिफ बैरियर्स है। इंक्रीज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, क्या ये है? क्या ऐसा हमने कुछ पढ़ा? नहीं। सो ये तीन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट? सो विथ दैट इन माइंड अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि ये जो हमने डिस्काउंट की बात करी थी, इसे हम कहाँ से अवेल कर सकते हैं। सो edutap.in पर आपने जाना है, और जैब के कोर्सेज कोर्सेज में जाकर जब आप जैब के कोर्सेज में क्लिक करोगे और स्क्रॉल डाउन करोगे, यू विल कम अक्रॉस दिस पेज। ठीक है जी? यहाँ पर आपको दिखेंगे ये सारे के सारे कोर्सेज जो कि आपके लिए अवेलेबल है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने ज़रूरतों के हिसाब से आप कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो इसमें से। लाइव क्रैश कोर्स जो है, इसमें लाइव क्लासेस मिल जाएंगी आपको, और 60 डेज में विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस हम जैब के कोर्स को कवर करेंगे। मास्टर कोर्स में आपको मिल जाएंगी रिकॉर्डेड सेशंस, 10 to 15 मिनट ऑफ वीडियो जो कि आप अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हो। इसमें हम पूरे कंपोनेंट्स को कवर करेंगे। एट द सेम टाइम लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी फॉर अ क्विक रिविजन बिफोर द एग्जाम्स। उसके अलावा कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सारा कुछ आपको इन कोर्सेज में मिल जाएगा। मास्टर कोर्स सेम अवेलेबल है आपके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए भी। तो अगर आपको सिर्फ पीपीबी की तैयारी करनी है, सिर्फ एएफएम की तैयारी करनी है, वो भी आप कर सकते हो। एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ब्रोशर डाउनलोड करना है,
और इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए डिटेल में, वो सारी आपको ब्रोशर से मिल जाएगी। तो कोई भी कोर्स के बारे में आपको जानना है तो ब्रोशर आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही मैं एक बेहतरीन फीचर बता दूं इन कोर्स का, दैट इज मेंटोर टॉक। हर अ, आपके सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे को 3 o'clock 3 PM हम एक सेशन कंडक्ट करेंगे, दैट इज मेंटोर टॉक, जिसमें कि आप किसी भी तरीके की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डाउट, कोई आपको मोटिवेशन की लैकिंग हो रही है, या और किसी भी तरीके से आप वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो अपने ट्यूटर्स के साथ। सो इनको एक बार चेकआउट आप ज़रूर करिए। एंड जो डिस्काउंट कूपन की बात हमने करी थी वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपने कोड कॉपी करना है, बाय नाउ पर जाकर क्लिक करना है और पेस्ट करना है इस कोड को इन द अमाउंट वाला जो कॉलम दिया हुआ है। तो आपको डिस्काउंट जो है यहाँ से आप अवेल कर सकते हो 80% का। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन गाइज। इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज ऑन दिस, reach out to us on the given information. I will see you in the next session. And yeah, that's all for today's class. Thank you and have a wonderful day.